अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के ऊपर। इससे पहले जो हमने 3 लेक्चर इस चैप्टर के पढ़े हैं उनमें हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस डेंसिटी के ऊपर, प्रेशर के ऊपर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लास्ट पे हमने जो लेक्चर में कवर किया था वो प्रेशर इन लिक्विड्स में कवर किया था, और वो लॉन्ग क्वेश्चन और एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट था। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं वो पास्कल लॉ है और इलास्टिसिटी के ऊपर हम करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पास्कल लॉ के ऊपर। पास्कल्स लॉ जो है बच्चों, ये तकरीबन मिलता जुलता है लिक्विड्स, प्रेशर इन लिक्विड्स के साथ ही। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था प्रेशर इन लिक्विड्स के लिक्विड के ऊपर या लिक्विड्स कैसे दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। अगर कोई चीज़, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट लिक्विड्स के अंदर रख दिया जाए तो लिक्विड उसके ऊपर कैसे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, वो हमने मेजर किया। आज हमने ये देखना है कि पास्कल लॉ क्या चीज़ है। पास्कल लॉ ये कहता है बच्चों, छोटी सी डिस्क्रिप्शन देन इसको प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर किसी कंटेनर में कोई लिक्विड मौजूद है और उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर आपने किसी भी एंड पर, किसी भी पॉइंट पर आपने फोर्स एक्सर्ट किया है एक्सटर्नली। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर मौजूद है, एक कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड मौजूद है, और इस लिक्विड के किसी भी हिस्से पर, इसकी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दी है तो वो फोर्स लिक्विड के अंदर चारों तरफ, लिक्विड के अंदर चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब लिक्विड चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी ज़्यादा हो क्वांटिटी में, और कंटेनर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, अगर आपने उसकी सरफेस पे थोड़ी सी भी फोर्स एक्सर्ट की है तो वो पूरे लिक्विड के अंदर सेम अपना इफ़ेक्ट रखेगी। तो पूरे लिक्विड के अंदर एज वेल एज जिस कंटेनर के अंदर वो मौजूद है उस कंटेनर की वॉल के ऊपर भी वो फोर्स अमल करेगी, वैसे ही जैसे लिक्विड पूरे के ऊपर अमल करती है। ये तो कहना था मिस्टर पास्कल का। अब अगर इसको शॉर्टली डिफाइन करने की कोशिश की जाए या इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरीके से है। द प्रेशर और फोर्स, प्रेशर हो या फोर्स हो एक्सटर्नली exerted on the surface of liquid is transmitted all over the liquid without any loss। मतलब ये कि फोर्स कहीं पे भी कंज्यूम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि सरफेस पे फोर्स और है और उसके बॉटम तक जाते जाते या लिक्विड से पास करते करते बॉटम पे जब पहुंचती है तो वो और हो जाती है या कंज्यूम हो जाती है, रास्ते में कुछ लिक्विड कंज्यूम कर जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई लॉस नहीं आता उस फोर्स में अगर वो यूनिफॉर्म लिक्विड है। इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा गौर करें। द प्रेशर और फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, किसी भी लिक्विड के सरफेस पे अगर प्रेशर अप्लाई करें या फोर्स लगाएं, इज ट्रांसमिटेड, वो फैलती है या मुंतकिल होती है, ऑल ओवर द लिक्विड, इसमें एक चीज़ का इजाफा कर लें, एज वेल एज द वॉल ऑफ कंटेनर, जिस ऑब्जेक्ट में वो मौजूद हैं उसकी वॉल्स के साथ भी, विदाउट एनी लॉस, बगैर किसी लॉस के, बगैर किसी कंजप्शन के, पूरी की पूरी फोर्स जितनी आपने उसकी सरफेस पे एग्जर्ट की है वो सारी की सारी फोर्स ट्रांसमिट हो जाती है पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर भी, और एज वेल एज कंटेनर की वॉल के ऊपर भी उतना ही असर रखती है। इसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल को अगर आप गौर से देखें तो आपकी बुक में
जो एग्जांपल डिस्कस की गई है वो तो एक ग्लास चैम्बर की है, ग्लास फ्लास्क की है कि एक ग्लास फ्लास्क अगर आप ले लें और उसके अंदर सुराख कर दें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, उसको इवैक्यूएट कर दें और उसको लिक्विड से भरा हुआ, और यहाँ पे एक ख़ास पिस्टन लगा दें और पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करें। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ कि जब भी फोर्स और प्रेशर एक्सर्ट करेगा, अगर यहाँ पे अंदर सारा लिक्विड मौजूद है तो इस लिक्विड के सरफेस पे जैसे ही हम ऊपर से फोर्स अप्लाई करेंगे या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये पिस्टन क्या करेगा, लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेस करेगा, प्रेशर लगाएगा, और वो प्रेशर जो है ट्रांसमिट होगा ऑल ओवर द लिक्विड, पूरे लिक्विड के अंदर ये जितना भी लिक्विड है। हालांकि फोर्स सिर्फ इतने से एंड पे, सिर्फ सरफेस पे लग रही है, फोर्स सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे लग रही है, लेकिन प्रेशर वो नीचे वाला पानी भी या नीचे वाला लिक्विड भी उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा होगा, साथ वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, हर पॉइंट पे जितना भी लिक्विड है सेम प्रेशर फील कर रहा होगा विदाउट एनी लॉस। इलेबोरेशन ये है कि जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इस ग्लास फ्लास्क में जितने सुराख हैं, हर सुराख में से सेम प्रेशर के साथ, सेम फोर्स के साथ लिक्विड बाहर निकल जाएगा, लिक्विड बाहर की तरफ निकलेगा उतनी ही फोर्स के साथ जितनी फोर्स आपने इधर अप्लाई किया, और हर पॉइंट पर फोर्स सेम होगी। मतलब ये अगर यहाँ पे ये F लग रही है तो यहाँ पे भी F होगा, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F और यहाँ पे भी, मतलब हर पॉइंट से सेम फोर्स एक्सर्ट होगी और सेम लिक्विड प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा। ये तो थी इसकी सिंपल सी इलेबोरेशन। अगर आप इसके और कोई एग्जांपल देखें, अगर आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं अपनी रियल लाइफ में, ये तो लेबॉर्ट्री बेस्ड था, आप अगर रियल लाइफ में देखें तो इसकी कौन सी एग्जांपल होंगी बच्चों, आप लोग इसको ज़रूर ऑब्ज़र्व करेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल आप लोग शेयर करेंगे। आप पेपर पर लिख शेयर कर सकते हैं, आप वॉइस नोट दे के शेयर कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के लिए ये एग्जांपल इनफ है। आप लोगों ने इसके डिफ़ाइन करने के बाद एक्सप्लेनेशन में आपने ये छोटी सी एग्जांपल कोट करनी है और ऐसे ही इलेबोरेट करनी है। इसके बाद आ जाती हैं पास्कल लॉज की एप्लीकेशंस। पास्कल लॉ की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। क्योंकि इसका ताल्लुक ज़्यादातर लिक्विड ऑब्जेक्ट्स के साथ है, लिक्विड और गैसेस के साथ। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि पास्कल लॉ जो है ये लिक्विड्स और गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, फिजिबल है, बट सॉलिड्स में जाके इसकी थोड़ी सी लिमिट्स आ जाती हैं और कंडीशंस आ जाती हैं। एप्लीकेशन में जो है अगर आप इसकी कॉमन एग्जांपल्स देखें तो आप लोगों के घर में अगर गाड़ी है तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो उसकी धुलाई करवाई होगी, ट्यूनिंग भी करवाई होगी। तो जब उसकी सफाई करवाई जाती है तो जिस स्टेशन पे वो जाता है उस स्टेशन के नीचे एक छोटा सा पिस्टन लगा होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता एक मूव करता करता गाड़ी को लिफ्ट अप कर लेता है। वो जो पिस्टन जुड़ा हुआ है वो पिस्टन हाइड्रोलिक प्रेस कहलाता है। हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो भी एग्जाम्पल है एप्लीकेशन की। इसी तरह हाइड्रोलिक जैक्स हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। आप लोग गाड़ी की जो जितनी आप बच्चे डिस्क ब्रेक वगैरह कहते हैं, तो गाड़ियों के अंदर, बसेस के अंदर जितने भी ब्रेक्स होती हैं वो सारी की सारी हाइड्रोलिक बेस्ड होती हैं। अब ये काम कैसे करती हैं, तो सबसे पहले जो आपकी बुक में डिस्कशन की गई है वो हाइड्रोलिक प्रेस की गई है। हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपके पास दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के पिस्टन मौजूद होते हैं और आप पास्कल लॉ की थ्योरी की मदद से और उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं कि अगर आप एक छोटे पिस्टन पे फोर्स लगाएं तो बड़ा पिस्टन लिफ्ट अप करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बड़ा पिस्टन
पे बड़े पिस्टन पे फोर्स लगाएं तो छोटे पिस्टन को लिफ्ट अप करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि लिक्विड्स के अंदर फोर्स चाहे जिस भी एंड पर लगे वो लिक्विड के अंदर इक्वली डिवाइड होती है और ट्रांसमिट होती है वन एंड टू द अदर पॉइंट। तो अगर हम इस हाइड्रोलिक प्रेस को देखें तो एप्लीकेशन तो आप लोग पहले समझ चुके हैं, बट अगर हम इसको एलेबोरेट करना चाहें तो इसमें हमने दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के पिस्टन बनाए हैं। एक में पिस्टन बड़ा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है और इस पर लगने वाली फोर्स जो है वो F1 है। दूसरे पिस्टन के अंदर उसका एरिया छोटा है स्मॉल ए और इस पर लगने वाली फोर्स जो है वो F2 है, या इसको F1 कह लें या F2 कह लें, एज यू वांट। अगर आपकी बुक में देखा जाए तो वहाँ पे स्मॉल पे F1 है और बड़े पे F2 है, या जिसको भी देख लें। और इस पूरे के नीचे लिक्विड मौजूद है, इन पाइप्स के अंदर लिक्विड मौजूद है। अब अगर इस पे फोर्स देखें तो F1 होगी। सिमिलरली अब अगर हम पास्कल लॉ की डेफिनेशन के ऊपर गौर करें तो डेफिनेशन कहती है कि अगर किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट की जाए तो वो ट्रांसमिट होती है पूरे लिक्विड के अंदर इक्वली विदाउट एनी लॉस। अगर मैं यहाँ पर इस पिस्टन पर फोर्स F1 प्रेस करता हूँ तो प्रेशर लगेगा इस लिक्विड की सरफेस पे और वो चलता 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 इस तरफ बड़े पिस्टन तक आएगा और उतनी ही फोर्स के साथ आएगा जितनी फोर्स इसके ऊपर प्रेस की गई है और उतने ही प्रेशर से ये अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगा। जितनी फोर्स आप एक एंड पर लगाएंगे दूसरी तरफ से पिस्टन उतनी ही फोर्स से ऊपर मूव कर जाएगा। बच्चों हमने क्या कहा कि इक्वली ट्रांसमिट होता है, इसका मतलब ये है कि जितना प्रेशर इधर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर इस एंड पे भी होगा। तो सिमिलरली अब इसके अंदर थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के ऊपर आपने थोड़ा सा गौर करना है। अगर हम देखें प्रेशर ऑन एरिया स्मॉल एरिया ऑन स्मॉल एरिया पिस्टन, छोटे एरिया वाले पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहें तो उसका प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि हम इस एंड पे देख रहे हैं तो इसका एरिया स्मॉल ए है तो हम एरिया को स्मॉल कर देंगे और इस एंड पे लगने वाली अगर फोर्स पे को कंसीडर करें तो वो F1 है। तो हमारे पास इस साइड पे स्मॉल पिस्टन पे लगने वाला प्रेशर कैलकुलेशन हो जाती है। सिमिलरली अगर हमने दूसरी तरफ बड़े पिस्टन पे देखना हो तो उस पर कितना प्रेशर लग रहा है तो हम उसकी भी इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे। प्रेशर ऑन लार्ज एरिया पिस्टन, तो सिमिलरली प्रेशर चूँकि दोनों एंड पर सेम रहेगा, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि प्रेशर दोनों एंड पे सेम होगा क्योंकि हमने कहा है कि जितनी भी फोर्स आप एक एंड पर लगाएंगे सेम फोर्स पूरे लिक्विड से फैलते हुए दूसरी तरफ दूसरे एंड तक पहुँच जाएगी। जब फोर्स सेम होगी तो प्रेशर वहाँ पे सेम होगा। तो हम सिंपली प्रेशर की बात करें तो प्रेशर सब पूरे एंड पर इक्वली डिवाइड होगा और फोर्स डिफरेंट लग रही है। हम अगर पिस्टन 2 पे देखें तो फोर्स पर यूनिट एरिया, पिस्टन 2 पे जो फोर्स लग रही है लिफ्ट अप फोर्स जो है वो F2 है और इसका एरिया कैपिटल A है। अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स या मैथमेटिक्स रूल्स कि अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सिमिलर हैं, अगर प्रेशर दोनों सेम है तो हम दोनों क्वांटिटीज़ को इक्वलाइज कर सकते हैं। तो ये सिंपल बन जाएगा F2 ओवर कैपिटल A इक्वल्स टू F1 ओवर स्मॉल a। यहाँ से अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब मैंने इधर F1 फोर्स लगाई और इसकी वजह से पूरे लिक्विड में वो फोर्स फैलते फैलते दूसरे पिस्टन पे आती है और दूसरे पिस्टन पे प्रेशर लगा के उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको लिफ्ट अप करती है विद F2 फोर्स, तो वो F2 फोर्स कितनी होगी? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं सिंपल F2 को इक्वल की वन साइड पे रखूँगा, बाकी सारे फिजिकल
मटेरियल्स, दूसरी तरफ F1/A मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ F2। ये वो फोर्स है, F2 फोर्स है जिससे हम कोई भी एप्लीकेशन लेंगे, इसके ऊपर लगने वाले, इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए जो F2 फोर्स लग रही है उसको हम इजीली इस पॉइंट से, इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो कि हम इस तरफ कितनी फोर्स लगा रहे हैं और इस पिस्टन का कितना एरिया मौजूद है, और ये जो इधर वाला पिस्टन है जिसके ऊपर हमने कोई किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप करना है, उस पिस्टन का एरिया अगर हमें पता चल जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो बच्चों यहाँ पे ही हमारा पास्कल लॉ ख़त्म हो जाता है और इसकी एप्लीकेशन, इसके साथ एक और एप्लीकेशन डिस्कस की गई है, हाइड्रोलिक ब्रेक। वो बच्चों मैं आपको एलेबोरेट करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पर, लेकिन आप मेरी एलेबोरेशन को गौर से सुनेंगे और उसको अपनी वर्डिंग में आप चाहे रिटन फॉर्म में दें चाहे वॉइस नोट में, कोशिश करें कि रिटन फॉर्म में एक पेज के ऊपर खुद से लिखें और उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसका स्नैप लेके आप लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। तो बच्चों जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, उसका काम भी सेम एज इट इज़ है। उसके एक एंड जो कि आपके फुट पैड की तरफ होता है, आपकी गाड़ी की जो ब्रेक होता है जिसके ऊपर आप पाँव प्रेस करते हैं, उसके साथ लगा होता है, उसके यहाँ पर ऊपर ब्रेक होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये गाड़ी के अंदर वाला इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ऊपर कहीं ब्रेक होगी जिसे आप प्रेस करेंगे पाँव के साथ, और इसको प्रेस करते ही लिक्विड इधर से फैलेगा और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे जो पिस्टन होगा वो डिवाइडेड होगा। इसके आगे जो पिस्टन होगा वो 2 साइड पे डिवाइडेड होता है, वो डिस्क ब्रेक। फॉर एग्जांपल अगर आप डिस्क की बात कर रहे हैं तो इस तरह की एक डिस्क होगी, डिस्क, और ये 2 एंड होंगे, एक लिक्विड वाली साइड इस तरफ आएगी और दूसरी लिक्विड वाली साइड दूसरी साइड एंड पर होगी जो इसको ग्रिप करके रखेंगे, और इनके आगे लेदर बुशेस लगे होंगे जो डिस्क को, जो टायर के साथ जुड़े हुए हैं, उसको प्रेस करेंगे और उसके खिलाफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो रुक जाए, और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप इधर से प्रेस करेंगे वो सारे का सारा लिक्विड से प्रेशर क्रिएट होकर लेदर बुशेस तक जाएगा और लेदर बुशेस उस डिस्क को फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो डिस्क रुक जाए, और डिस्क के रुकने साथ जो उसके साथ मुंसलिक टायर हैं वो भी रुक जाएं। यहाँ तक इसकी सारी बेसिक वर्किंग और प्रोसीजर था हाइड्रोलिक ब्रेकिंग का। तो आप लोगों ने इसको अपनी वर्डिंग में एक पेपर पे राइट डाउन करना है, और इसके साथ ही हमारा पास्कल लॉ तो ख़त्म हो जाता है, और इससे साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है इलास्टिसिटी। हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी। तो बच्चों पहले तो आप लोग गौर करेंगे कि वर्ड इलास्टिक का क्या मतलब होता है। हम बड़ा कॉमन यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ इलास्टिक, इलास्टिक चीज़ें क्या होती हैं और इलास्टिसिटी क्या चीज़ है, इसको हम आज ब्रीफली देखेंगे, बेसिक नोट्स देखेंगे इसके कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी या लचक, फ्लेक्सिबिलिटी भी इसे कह सकते हैं। बच्चों आप लोगों ने रबर बैंड्स तो देखे ही होंगे, रबर बैंड को आप लोग काफ़ी दफ़ा, बल्कि कॉमन यूज़ होते हैं। अगर आप उसको पकड़ के ऐसे खींचने की कोशिश करें तो काफ़ी देर तक खींचे, जैसे छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं आप उसको फोर्स, तो वो वापस अपनी असल शेप में आ जाता है। इसी तरह अगर आप स्प्रिंग की बात करें, जो हेलिकल स्प्रिंग्स होते हैं, अगर आप उनको उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो वो खुल जाते हैं, और जैसे आप रिलीज़ करते हैं तो वो वापस अपनी असल शेप में आ जाते हैं। स्प्रिंग्स का इस तरह वापस आना और रबर बैंड का फोर्स हटाने के बाद अपनी असल शेप में वापस आ जाना, ये जो सलाहियत इन मटेरियल्स की है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। ये उनकी लचक जो है इलास्टिसिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो इसमें वो फोर्स जो उसकी शेप बदल रही है, फॉर एग्जांपल मैंने एक रबर बैंड को पकड़ा और उसे स्ट्रेच किया तो वो इतनी लंबी हो जाती है। ये जिस फोर्स ने उसको इतना लंबा कर दिया है, उसकी जो शेप बदल दी है, इस फोर्स को क्या कहा जाता है? इस फोर्स को फिज़िक्स की ज़ुबान में डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं।
डिफॉर्म मतलब ये उसकी शक्ल को डिफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है, बिगाड़ देता है। तो ऐसी फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है तो उसकी इलास्टिसिटी उसके खिलाफ काम करती है। जैसे ही अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया है, मतलब कि आपने उसको इतना स्ट्रेच नहीं किया कि वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाए, उसकी शक्ल ही बदल जाए, रबर बैंड टूट ही जाए, तो टूटने से पहले पहले अगर आपने उसको छोड़ दिया है, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया है, तो ऑब्जेक्ट वापस अपनी असल हालत में आ जाता है। ऐसे फिनोमेना को इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे, अगर इसको डिफाइन करना हो तो इसकी डेफिनेशन में आएगा द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू गेन, या गेन कह लें या कह लें कि टू गेन, टू रीसाइज कह लें, क्योंकि वापस वो आ जाएगा अपनी असल साइज और शेप में। टू गेन ओरिजिनल साइज एंड शेप बाय रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। बच्चों अगर आप इसकी डेफिनेशन को गौर से देख लें तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। अगर हम इसको गौर से देखें, द एबिलिटी वो सलाहियत ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी जिस्म की, टू गेन ओरिजिनल कि वो वापस हासिल कर ले ओरिजिनल असल साइज एंड शेप शक्ल और जिसामत, बाय रिमूविंग हटाने से, डिफॉर्मिंग फोर्स जो आपने बिगाड़ वाली फोर्स उसके ऊपर लगाई है उसको हटाने से। इसके साथ एक चीज़ का इजाफा कर लें, विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए मतलब इतनी फोर्स अप्लाई नहीं कर देनी कि वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाए। परमानेंट डिफॉर्म का मतलब कि रबर बैंड को इतना नहीं स्ट्रेच कर देना कि वो टूट ही जाए। अगर वो टूट गई तो अब वो आपस असल हालत में नहीं आएगी, अपनी ओरिजिनल शेप तो गेन नहीं करेगी, मे बी साइज गेन कर ले पर शेप गेन नहीं करेगी। तो इस तरह के परमानेंट डिफॉर्मिंग से पहले पहले ऑब्जेक्ट का वापस असल साइज में आना और असल शेप में वापस आना इलास्टिसिटी कहलाता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स की भी अगर आप डेफिनेशन इसमें कर दें तो बड़े अच्छा होगा, मे भी अलहदा से आ भी जाए। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स की हम अलहदा से एक डेफिनेशन बना लेते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स की क्या डेफिनेशन बन सकती है बच्चों इससे, अगर हम थोड़ा सा ऊपर वाली फोर्स के ऊपर वाली डेफिनेशन के ऊपर गौर कर लें तो इजीली पता चल सकता है कि डिफॉर्मिंग क्या होगी। डिफॉर्म ये शक्ल को बदलने वाली है, द फोर्स विच कैन चेंज द शेप एंड साइज। वो असल में कर क्या रहा है, साइज और शेप ही तो बदल रहा है। द फोर्स which can change भी कह सकते हैं, डिफॉर्म भी कह सकते हैं, चेंज और डिफॉर्म द ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को बदलने वाली फोर्स क्या कहलाती है, डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाती है। बच्चों इलास्टिसिटी के अंदर एक तो डेफिनेशन, दूसरी डिफॉर्मिंग फोर्स है, और एग्जाम्पल जो एक्सप्लेनेशन में आप कोट कर दीजिएगा वही रबर बैंड वाली और हेलिकल स्प्रिंग वाली या मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो स्प्रिंग होता है, सिंपल स्प्रिंग जो होता है, उसकी भी एग्जाम्पल इसमें कोट कर सकते हैं। इसके साथ इसमें दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो है ये क्या चीज़ है।
डिफॉर्मिंग फोर्स असल में क्या चीज़ है, या फिज़िक्स में इसको कैसे एलेबोरेट किया जाता है इलास्टिसिटी के टॉपिक में। बच्चों इस डिफॉर्मिंग फोर्स का एक और नाम भी है जिसे स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशन इसमें आएंगी, स्ट्रेस और स्ट्रेन की। आपने इसको अच्छे से याद भी करना, और स्ट्रेस के साथ एक छोटी सी कैलकुलेशन भी जुड़ी हुई है। स्ट्रेस क्या है, अगर आप इसको डिफ़ाइन करें इलास्टिसिटी के अंदर, तो ये वही फोर्स है जो डिफॉर्मिंग फोर्स है। स्ट्रेस असल में डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो ये क्या करती है, स्ट्रेस असल में फोर्स है पर यूनिट एरिया। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके एरिया के ऊपर आप जितनी फोर्स लगाते हैं उसकी शक्ल बदलते हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, ऐसी फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या बनेगी, द डिफॉर्मिंग फोर्स, इसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे क्योंकि ये डिफॉर्म कर देता है। डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और स्ट्रेस जो है ये सिमिलर है प्रेशर की तरह। स्ट्रेस जो है वो सिमिलर है प्रेशर की तरह। जैसे एक प्रेशर को हमने पहले डिस्कस किया था कि वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर लगने वाली फोर्स को प्रेशर कहा जाता है। तो स्ट्रेस में और प्रेशर में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। आप ऑब्जेक्ट के एक ख़ास एरिया पे फोर्स लगाते हैं और उसका एरिया भी डिफॉर्म कर देते हैं, उसकी शक्ल बदल देते हैं। अगर आप इतने से रबड़ बैंड को देखें, आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद आप उसका एरिया चेंज कर देते हैं। उसका क्या चीज़ चेंज कर देते हैं, एरिया चेंज हो जाता है जब तक उसके ऊपर स्ट्रेस या डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही होती है। जैसे आप उसको रिमूव करते हैं तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हम प्रेशर भी कह सकते हैं क्योंकि ये उसके यूनिट एरिया के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही होती है, उसके एरिया को भी डिफॉर्म कर होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है इसका फार्मूला डी, अगर हम डिड्यूस करना चाहें तो इसका फार्मूला बहुत इजी है। स्ट्रेस जो होता है वो इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो F ओवर A। बच्चों सिमिलरली तो इस तरह इसका फिर यूनिट भी होगा कोई, क्योंकि इसके अंदर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और चूँकि वो डिनोमिनेटर में है तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा। पर यूनिट एरिया पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर आप इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड देती है हमें। इसके साथ ही स्ट्रेस तो हो जाती है यहाँ पे ख़त्म। बाद में आता है स्ट्रेन। बच्चों ये जो स्ट्रेन है ये वो बिगाड़ है जो ये डिफॉर्मिंग फोर्स पैदा करती है। जब हम किसी रबड़ बैंड के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेस की वजह से उसकी शेप बदल जाती है। अब जो उसकी नई शेप बदली है या उसकी लेंथ बदलती है, उसका एरिया बदल जाता है, उसका वॉल्यूम बदलता है, इसके जो भी साइज़ और शेप में जो भी चेंज आता है उस चेंज को हम स्ट्रेन कहते हैं। उर्दू में इसको बिगाड़ भी कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो क्या बन सकती है, द डिफॉर्म प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेस। सिंपल वो डिफॉर्म, वो बिगड़ी हुई शक्ल जो स्ट्रेस की वजह से पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होगी, द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेस is known as strain। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों इसके एग्जाम्पल पे आपने गौर करना है क्योंकि इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ L0 है, मैंने इस पर स्ट्रेस अप्लाई किया है, स्ट्रेस किया मतलब इसको स्ट्रेच किया, इस पे फोर्स लगाई तो इसकी लेंथ इतनी हो गई।
ये कोई इलास्टिक था और इसकी लेंथ कैपिटल एल होगी, ओरिजिनल लेंथ से एल टाइम्स ग्रेटर हो जाता है। अब ये जो एल टाइम ग्रेटर हुआ है, इसके जो चेंज इसमें आया है, जो डेल्टा एल आया है, मतलब ओरिजिनल